नोरा एंड उसके पापा टोबास टेडमॉन ट्रोल पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे थे। ट्रोल पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ऊंची पहाड़ी पर बैठकर नोरा के पापा नोरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ट्रोल की कहानी याद है। नोरा कहती है, पापा कहानियाँ सच नहीं होती। पापा फिर भी कोई एक कहानी बताने को कहते हैं तो नोरा बताती है कि एक शादी में 13 ट्रोल नशे में धुत थे। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला, सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वे पत्थर हो गए और अब वो पहाड़ हैं। पापा कहते हैं कि हर कहानी में कोई न कोई सच्चाई ज़रूर होती है। अगर तुम अपने मन की आंखों से भरोसा करके देखो तो तुम्हें इन पहाड़ों में इंसान की मूरत नजर आएगी। नोरा पापा की बात मानकर आंखें बंद करके पहाड़ों और ट्रोल के बारे में सोचती है और जब वो आंखें खोलती है तो उन पहाड़ों पर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान का रूप हो, मानो इंसान पत्थर बन गए हों। नोरा को ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। तभी पापा कहते हैं कि मिट्टी और पत्थर से बना, बर्फीला सीना, पहाड़ जैसा तना, पहाड़ों का राजा जो ज़मीन से जुड़ा, अंधेरा इनका दोस्त और रोशनी इनकी मौत। ये है ट्रोल जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों के साथ साथ रहते थे, पर ओलाफ ने इनके युग को खत्म कर दिया। कहानी आगे बढ़ती है 20 साल बाद, जहां नोरा अब बच्ची नहीं प्रोफेसर नोरा टेडमॉन थी, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में फॉसिल सेक्शन की प्रोफेसर थी। नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्वे के अटलांटिक कोस्ट पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम डायनासोर्स के फॉसिल्स की खोज में 6 महीने से खुदाई कर रहे थे, पर उन्हें कुछ हाथ नहीं लग रहा था, जिसे लीड कर रही थी प्रोफेसर नोरा टेडमॉन। काफ़ी दिनों की मेहनत आखिर रंग लाई ही और नोरा को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। दूसरी तरफ डोवरा माउंटेन पर गवर्नमेंट रेल ट्रैक बिछाने के लिए खुदाई कर रही थी, जिसे वहां के लोकल्स अपोज कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। डायनामाइट के यूज से डोवरा माउंटेन को ब्लास्ट कर दिया गया। रात के समय जब वर्कर्स काम स्टार्ट करने लगे तो पहाड़ों के अंदर जैसे भूचाल आ गया, सभी वर्कर्स उसमें दब गए। भूकंप रिलेटेड डिपार्टमेंट ने कई तस्वीरें ली उस जगह की, जिसमें उन्हें पैरों के बहुत बड़े बड़े निशान जैसे गड्ढे दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे कोई उल्का पिंड गिरा हो, पर पैरों के आकार से लगता कोई दानव चलकर गया हो। आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की प्रोफेसर नोरा को इस निशान को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर किया गया और तुरंत ओस्लो ले आया गया। वहां पीएम ऑफिस में नोरा का वेलकम किया पीएम मोवर्ग का एडवाइजर एंड्रियास सैक्सन। मीटिंग में सभी अपनी राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि ये कुदरत का प्रकोप है तो कोई कहता पानी पहाड़ों के दरारों से घुसकर जमा हो जाता है, जिस वजह से ज़मीन के नीचे कैल्शियम सेडिमेंट्स घल जाते हैं और ज़मीन कमज़ोर होकर धर जाती है, या फिर ज़मीन के नीचे मीथेन गैस जमा होने से भी हो सकता है। तभी नोरा सबकी बातें काटते हुए कहती है कि क्या आप लोगों को ये किसी के पैरों के निशान नहीं लगते? इस पर एक ऑफिशियल्स कहता है, तो फिर किस प्राणी के इतने बड़े पैर हो सकते हैं, वो भी तो बता दीजिए प्रोफेसर साहिबा। जिस पर सभी नोरा के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की स्टाफ सिगरेट वहां आती है और प्रोटेस्ट के समय का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें ब्लास्ट के समय पहाड़ों से जैसे किसी बड़े मॉन्स्टरस क्रीचर की झलक दिखती है और साथ ही किसी बड़े जानवर की तेज आवाज भी आ रही थी। वहीं लेस्जा हिल्स एरिया में एक ओल्ड कपल अपने घर में चाय पी रहे थे, तभी उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और कुछ ही पल में उनका घर डगमगाने लगता है, जैसे कोई भारी कदमों से उनके घर की तरफ आ रहा हो। वो कपल जल्दी से बेसमेंट में छुप जाते हैं और जब सब शांत होता है तो वो बेसमेंट से बाहर आते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। उनका घर पूरी तरीके से बिखर चुका था, एकदम बर्बाद हो चुका था। मीटिंग में नोरा कहती है कि ये कोई पूर्वज हैं, पर कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। एक ऑफिशियल ने कहा कि क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये कोई राक्षस है लाइक किंग कॉन्ग? नोरा कहती है नहीं, क्योंकि वो भी सिर्फ 4 मीटर ही लंबा था, पर ये लगभग 40-50 मीटर लंबा लग रहा है। तभी एक ऑफिशियल कहता है कि 40-50 मीटर लंबा प्राणी होना, वो भी इंसानों में, ये नेचुरल नहीं है। नोरा आगे का प्लान पूछती है और वहाँ से गुस्से में ये कहकर निकल जाती है कि मैं अपना काम रोकने के लिए तैयार हूँ ताकि डोवरा के लोगों की मदद कर सकूँ, पर यहाँ बैठकर मैं अपना समय अब बर्बाद नहीं कर सकती और मुझे आगे का क्या प्लान है वो बताइए ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। नोरा को साइंटिफिक एडवाइजर का दर्जा दिया गया और लेस्जा में हुए हादसे की जांच करने के लिए एंड्रियास के साथ लेस्जा भेजा गया। हेलीकॉप्टर में एंड्रियास नोरा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो नोरा बताते हैं कि उसकी माँ बचपन में ही मर गई और पापा लोक साहित्य के प्रोफेसर हैं। नेचर से लगाव मुझे उनके जरिए ही मिला। वो इंसान अच्छे थे, पर उनकी सोच दुनिया से काफ़ी अलग थी, जिसने उन्हें दुनिया से ही अलग कर दिया। उन्हें कहानियों पर ज़्यादा भरोसा था। नोरा जब लेस्जा पहुँचती है तो वो उस बूढ़े कपल के घर की कंडीशन देखकर हैरान रह जाती है।
वहाँ पर उसे स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का कैप्टन होम क्रिस मिलता है, जो ब्रीफिंग देता है कि कुछ तो था जो पीछे से आया और बहुत तेजी से नदी पार करके घाटियों की तरफ चला गया। 3 किलोमीटर तक उसके पैरों के निशान तो मिले, पर उसके बाद पहाड़ों पर निशान जैसे गायब हो गए। बाकी और कोई सुराग नहीं मिला उससे रिलेटेड। कपल से पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि हम कुछ देख नहीं पाए क्योंकि हम बेसमेंट में थे, पर ऐसा लगा कोई पहाड़ चल रहा हो और एक भयानक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, दुख में हो। दर्दनाक आवाज़ थी, वो भी गरज के साथ। काफ़ी दुखी लग रहा था वो आवाज़ से। पैरों के नीचे की ज़मीन धंस गई थी और निशान काफ़ी बड़े थे। नोरा को वहाँ कुछ अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये दुर्गंध आखिर किस चीज़ की है। फिर वो वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक पैरों के निशान थे और अचानक निशान खत्म हो गए थे। नोरा कहती है कि क्रीचर इतना बड़ा है कि गायब भी नहीं हो सकता और ना ही छिप सकता है। तभी नोरा को अपने पापा का ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद उसके पापा इसमें उसकी कुछ मदद कर सके, क्योंकि उनका लगाव नेचर से बहुत अधिक था और वो नेचर पर बहुत सारी रिसर्च करते थे। इसलिए वो अपने पापा के पास काफ़ी समय बाद जाती है। उसके पापा एंड्रियास को बताते हैं कि 1943 में नाजी ने रूस के कैदियों का इस्तेमाल नॉर्डलैंड रेलवे लाइन बनाने के लिए किया, पर वो काम शुरू होते ही बंद हो गया क्योंकि उन्हें पहाड़ों के अंदर कुछ मिला जिसे साबित करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सारे सबूत मिटा दिए गए। नोरा कहती है कि पापा आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है और उसने वो वीडियो दिखाई जो प्रोटेस्ट के दौरान की थी। नोरा ने कहा कि मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है, पर इन पहाड़ों को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपके रिसर्च में कुछ ऐसा हो जिससे हमारी हेल्प हो सके तो प्लीज़ बताइए। नोरा के पापा बताते हैं कि नॉर्वे में 1840 में ट्रोल्स से किसी तरह का संपर्क रखने से कड़ी सजा दी जाती थी। 1000 साल पहले ट्रोल्स नॉर्वे में खुलेआम घूमते थे। इस पर नोरा कहती है कि पापा मुझे फिर से इस बारे में बहस नहीं करनी है, मुझे कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुननी है। एवोल्यूशन के नज़रिए से 1000 साल बहुत कम होते हैं, और अगर ट्रोल होते भी तो उनके अवशेष, हड्डियाँ या डीएनए तो ज़रूर मिलते, जिससे उनके विलुप्त होने का कारण भी पता चल जाता। पापा कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो नॉर्वे के ईसाईकरण के कारण विलुप्त हुए। नोरा पूछती है कि फिर ये बात और किसी को क्यों नहीं पता। पापा कहते हैं क्योंकि मैं सच के बिल्कुल करीब था और उनका पर्दाफाश करने वाला था, इसलिए उन्होंने मुझे पागल खाने में डाल दिया ताकि उनका पर्दाफाश न हो सके। किटलसन को भी सब कुछ पता था, पर उसने जानबूझकर मनगढ़ंत कहानी लिखी ताकि ट्रोल का नाम बदनाम हो जाए। उसे खतरनाक, डरावना, बेवकूफ़ और बुरा बना दिया ताकि उनका अस्तित्व खत्म करने में आसानी हो सके। फिर सभी हेलीकॉप्टर से पहाड़ी पर निशान के लास्ट पॉइंट पर जाते हैं। नोरा के पापा पहाड़ों पर अजीब तरीके से कुछ खोजबीन करने लगते हैं, जिसे देखकर नोरा, क्रिश एंड एंड्रियास के सामने थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। नोरा उनसे कहती है कि पापा को अपने काम से बहुत प्यार है, इसी के चलते उन्हें अपने काम से निकाल दिया गया। उनके ऊपर जैसे अपने काम को लेकर एक जुनून सवार हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें पागल खाने में भी रहना पड़ा। नोरा अपने पापा के पास जाकर पूछती है कि क्या उन्हें कुछ पता चला। पापा कहते हैं कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं कि बचपन में जब मैं तुम्हें रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताता था तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती थी, और अब तुम मानते ही नहीं उन बातों को। इस पर नोरा कहती है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ कहानियों में होते हैं, रियलिटी में नहीं। इस पर पापा कहते हैं कि खोजने से पहले डायनासोर्स को भी काल्पनिक ही माना जाता था, पर वो मिले ना। इसी तरह ट्रोल्स भी पृथ्वी पर थे, मिट्टी और पत्थर से बने, जमीन से जुड़े पहाड़ों के राजा ट्रोल्स। नोरा को तभी वही दुर्गंध फिर महसूस होती है जो उसने लेस्जा में महसूस की थी। नोरा तभी जब पीछे मुड़कर देखती है तो पत्थरों के बीच से उसे एक बहुत बड़ी आग झपकते हुए दिखती है, और वो पत्थर एक दानव जैसे इंसान के रूप में खड़ा होने लगता है, जैसे 40-50 मीटर का कोई आदिमानव हो। जिसे कहानियों में सुना था उसे रियलिटी में देखकर नोरा दंग रह गई। तभी ट्रोल उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो नोरा एंड उसके पापा वहाँ से भागकर हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने लगते हैं। क्रिस ओस्लो ऑफिस में कनेक्ट करके पीएम एंड सभी ऑफिशियल्स को ट्रोल को लाइव दिखाता है। ट्रोल को पहली बार देखकर किसी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जब सभी वापस ऑफिस जाते हैं तो नोरा अपने पापा से कहती है कि वो सभी ऑफिशियल्स के सामने ट्रोल वर्ड का जिक्र नहीं करेंगे, पर पापा कहाँ मानने वाले थे। वो चीख कर ट्रोल का नाम लिए जा रहे थे। नोरा ऑफिसर से कुछ समय मांगती है ताकि उस क्रीचर के बारे में स्टडी कर सके, पर ऑफिशियल्स उन्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं और ट्रोल को खत्म करने के लिए आर्म्ड फोर्स को ऑर्डर कर देते हैं। नोरा इसके लिए अपने पापा पर गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है, तो उसके पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं कि कहानी तो अब शुरू हुई है। ट्रोल्स अपने से नहीं आए, उन्हें मजबूर किया गया।
डोवरा माउंटेन को तोड़कर रेलवे लाइन बिछाने के कारण नेचर को जो तकलीफ हुई, कुदरत बदला तो लेगा ही। नोरा अपने पापा की बात समझ जाती है। नोरा क्रिस के पास जाकर कहती है कि क्रिस उसे भी इस मिशन पर साथ ले चले, पर क्रिस मना करता है कि तुम अब सिविलियन हो इसलिए मेरे साथ नहीं जा सकती। पर नोरा कहती है कि वो सिर्फ देखना चाहती है, वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी क्रिस को। इस पर क्रिस नोरा एंड उसके पापा को साथ ले जाने के लिए मान तो जाता है, पर एंड्रिया से कहता है कि इनके जाने की बात पीएम ऑफिस तक नहीं जानी चाहिए, वरना मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। हेडल के पहाड़ों पर रात में मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट होती है। आर्मी, व्हीकल, मिलिट्री वेपन सभी तैनात कर दिए जाते हैं और ट्रोल के आने का इंतजार होने लगता है। क्योंकि ट्रोल सूरज की रोशनी पड़ने पर पत्थर हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा रात में ही निकलते हैं और दिन में कहीं अंधेरे में छुप जाते हैं। नोरा पहाड़ों की तरफ देख रही थी तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या उसे कहानी याद है बचपन की, वो यहाँ अपने परिवार के साथ झुंड में घूमते थे। नोरा कहती है उसे सब कुछ याद है, आपकी और मॉम की सभी कहानियाँ, सब कुछ याद है। ये सुनकर पापा की आंखें भर आती हैं। वो जब बातें कर रहे थे, गले मिल रहे थे और रो रहे थे, तभी ट्रोल की दस्तक होती है। क्रिस आर्मी को फायर करने का ऑर्डर देता है, पर लगातार फायरिंग से भी ट्रोल का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि शांति से आता ट्रोल गुस्सा हो जाता है। जब क्रिस ने देखा कि फायरिंग से ट्रोल पर कोई असर नहीं हो रहा है, उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो सभी को पीछे जाने का ऑर्डर करता है। लेकिन अब ट्रोल गुस्से में आ चुका था और वो तबाही मचाने लगता है, पेड़ उखाड़कर फेंक देता है। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे, तभी पापा ट्रोल के सामने आकर उसे शांत कराते हैं। पर ताज्जुब तो ये था कि ट्रोल धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। लेकिन तभी एक आर्मी ने ट्रोल पर फिर से फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे ट्रोल फिर से गुस्से में आकर आगे बढ़ा और नोरा के पापा की दबकर मौत हो गई। मरते समय नोरा के पापा उसे कुछ कहना चाह रहे थे, पर वो कह नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ शब्द जैसे रॉयल पैलेस, राजा, घर, भरोसा कहकर वो मर जाते हैं। नोरा अपने पापा के मौत से काफ़ी दुखी और परेशान हो गई थी। तभी क्रिस ट्रोल पर फिर से एक और अटैक करने की बात बताता है तो नोरा कहती है कि हमें एक और हमला नहीं करना चाहिए। अगर ट्रोल सच है तो उससे जुड़ी कहानियां भी सच ही होंगी। तभी एंड्रियाज एक मिस्टेक नोट करता है कि किटलसन ने कहा था कि ट्रोल सूरज की रोशनी में घूमते हैं, पर तुम्हारे पापा कहते थे कि ट्रोल सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते हैं। नोरा कहती है कि उस दिन हमने भी ट्रोल को दिन में ही देखा था, यानी किटलसन इस बारे में सही था। ट्रोल के बारे में ये भी कहानी है कि उन्हें चर्च की घंटियों से नफरत थी, इसलिए जब घंटियां बजती थी तो ट्रोल्स चर्च पर पत्थर फेंकते थे। तो क्यों ना हम चर्च की घंटियों का इस्तेमाल करें ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए। नोरा ऑफिशियल से एक यूनिक तरीके से ट्रोल पर वार करने को कहती है, पर ऑफिशियल्स उसका मजाक उड़ाते हैं। इस पर क्रिस कहता है कि जनरल, हम आज तक ऐसे जीव से कभी नहीं लड़े, इस पर किसी हथियार का असर नहीं हो रहा। मुझे भी यही लगता है कि नोरा के तरीके से शायद हम ट्रोल को कंट्रोल कर सके। पीएम क्रिस की बातों से अग्री करती हैं और नोरा के अकॉर्डिंग मिशन स्टार्ट करने का ऑर्डर कर देती हैं। इधर बादल छाए थे और लोग सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए फैमिली पार्क में गए थे और वहां पर दिन में ही ट्रोल फैमिली पार्क पहुंच गया। पार्क में अफरा तफरी होने लगी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बस वहां से भाग जाना चाह रहे थे। मिलिट्री का नया मिशन स्टार्ट होता है। लगभग 10-12 हेलीकॉप्टर में चर्च की बड़ी बड़ी घंटियां बांध कर ट्रोल के इर्द गिर्द हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, जिससे बड़ी बड़ी घंटियों की आवाज़ से ट्रोल इरिटेट होने लगा। नोरा एंड टीम को लगा कि घंटियों ने अपना काम कर दिखाया, पर ट्रोल ने पेड़ उखाड़ उखाड़ कर हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने लगे। ट्रोल ने 2-3 हेलीकॉप्टर को अपने हाथों से मसल कर बर्बाद कर दिया। ट्रोल ने एक हेलीकॉप्टर जब फेंका तो वो एक छोटे से बच्चे पर गिरने वाला था, पर ट्रोल ने उस हेलीकॉप्टर को कैच करके उस बच्चे को बचा लिया। ट्रोल की इस हरकत को देखकर नोरा हैरान थी कि आखिर ट्रोल ने उस बच्चे को क्यों बचाया। फिर नोरा को समझ से देर नहीं लगी कि ट्रोल तभी रिएक्ट कर रहा जब हम उसे परेशान कर रहे, और ट्रोल की भी शायद फैमिली रही हो जिसका इमोशन ट्रोल के साथ अभी भी है। उसे भी फैमिली और बच्चे का मतलब पता है। मिशन पूरी तरह से फेल होने की वजह से नोरा को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और अगले मिशन में ये तय होता है कि एक खतरनाक मिसाइल लॉन्च होगी। इसके लिए पूरे ओस्लो को खाली कराया जा रहा था।
प्रोजेक्ट से निकाले जाने के बाद नोरा अपने घर जा रही थी तो एंड्रियास नोरा को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था। तो रास्ते में नोरा अपने डैड की डायरी में फिर से कोई सोल्यूशन खोज रही थी। उसे एक पेज पर सेंडिंग लिखा हुआ मिलता है, पर नोरा को सेंडिंग का मतलब ही नहीं समझ आ रहा था। तभी एंड्रियास कहता है कि सेंडिंग देखकर मुझे रिकार्ड सेंडिंग की याद आ रही। रिकार्ड सेंडिंग रॉयल पैलेस का चीफ ऑफिसर था। रॉयल पैलेस, ये वर्ड सुनते ही नोरा को अपने डैड के मरते टाइम कहे गए 3 वर्ड्स याद आ जाते हैं, रॉयल पैलेस, होम, द किंग। नोरा तुरंत एंड्रियास से रॉयल पैलेस जाने को कहती है। रॉयल पैलेस में जाने पर रिकार्ड नोरा को पहचान जाता है क्योंकि नोरा अपने पापा के जैसे दिखती है। रिकार्ड बताता है कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, पर वो मुझसे नफरत करता था, जिसका कारण कहीं न कहीं हम खुद ही थे। रिकार्ड उन्हें एक बेसमेंट में ले जाता है। रिकार्ड नोरा को बताता है कि कहा जाता था कि रॉयल पैलेस को अगर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो रॉयल पैलेस के लिए शुभ साबित होता है। इस गुफा की खोज 1920 में हुई थी, तब सबवे का काम चल रहा था। और फिर हाल ही में 12 साल पहले हमने टोबायस यानी तुम्हारे डैड के साथ जो किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। टोबायस बिल्कुल सही था, पर हम नहीं चाहते थे कि टोबायस का रिसर्च सामने आए, क्योंकि वो रॉयल पैलेस की इमेज के लिए, यहाँ के राजा के इमेज के लिए सही नहीं होता। इसलिए हमने टोबायस को पागल घोषित किया ताकि लोग उसकी सच्ची बातों पर भरोसा न करें। पर हमें इसका बहुत अफसोस है। ये सुनकर नोरा गुस्से में आकर बोलती है कि आपने एक भोले भाले और अच्छे इंसान की ज़िंदगी बेकार कर दी और अब सॉरी बोल रहे हैं। रिकार्ड नोरा को बेसमेंट से एक बड़े गुफा में ले जाता है, जहाँ का दृश्य देखकर नोरा दंग रह जाती है। वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े इंसानी कंकाल पड़े थे। रिकार्ड बताता है कि ये एक पहाड़ी राजा यानी ट्रोल का घर था। नॉर्वे में ईसाईकरण के दौरान सेंट ओलाफ ने इस भूमि पर से उन सभी चीज़ों को हटवा दिया जो नए धर्म के आड़े आ रहे थे, और ट्रोल उनका सबसे बड़ा कांटा था। ओलाफ जानते थे कि ट्रोल के लिए भी परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, इसलिए ट्रोल के पूरे परिवार को ही ओलाफ ने मरवा दिया। पहाड़ी राजा के एक बच्चे को बहला फुसलाकर उसे डोवरा पहाड़ों की गहराई में भी धकेल दिया ताकि वो मर जाए। ये सारी बातें सुनकर नोरा को समझ आता है कि उसके पापा सही थे। ट्रोल अपने महल में वापस आने की कोशिश कर रहा है, उसे अपने घर आना है। नोरा तभी जब यूवी लाइट कंकाल के ऊपर डालती है तो कंकाल जलने लगता है। नोरा एंड्रियास से कहती है कि देखा, अंधेरा इनका दोस्त है और रोशनी इनके दुश्मन। एंड्रियास कहता है कि पर लेस्जा में और फैमिली पार्क में हमला तो ट्रोल ने दिन में ही किया था। नोरा बताती है कि ट्रोल ने हमला ज़रूर दिन में किया था, पर उन दिनों बादल छाए थे, सूरज की रोशनी ट्रोल पर नहीं पड़ती थी डायरेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सूरज की रोशनी ट्रोल पर डाली जाए तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। फिर एंड्रियास कहता है कि ये तो ठीक है, पर हम रात में सूरज की रोशनी कहाँ से लाएंगे। इधर मिसाइल मिशन स्टार्ट हो चुका था। ट्रोल भी रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ रहा था, साथ ही वो सब कुछ तबाह करता जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली मिसाइल से ट्रोल को ख़त्म करने का आदेश कर दिया। नोरा कैप्टन क्रिस को कॉल करती है और किसी खाली एरिया के बारे में पूछती है जो रॉयल पैलेस के आसपास ही हो। साथ ही नोरा बहुत सारी यूवी लाइट पैनल का भी इंतज़ाम करने को बोलती है। कैप्टन क्रिस को बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के परमिशन के भारी मात्रा में यूवी लाइट पैनल अरेंज करना मुश्किल लग रहा था, पर उसे नोरा पर भरोसा था और उसने अरेंज करने का तरीका भी खोज लिया, जिसमें उसकी मदद करता है कैप्टन अमीर। और फिर वे उस खाली एरिया में बाय ट्रक यूवी लाइट पैनल वहां ले जाने लगे। इधर नोरा रॉयल पैलेस की महारानी की एक जीप पर ट्रोल के बच्चे के सिर के कंकाल को जीप पर लोड करके जिस डायरेक्शन से ट्रोल आ रहा था उधर ही जीप ले जाने लगती है। इधर मिसाइल से पूरे ओस्लो को उड़ाने की तैयारी कंप्लीट हो गई थी। सिग्रिड एंड्रियास को कॉल करके मिसाइल के लॉन्च होने के बारे में बताती है तो नोरा सिग्रिड से कहती है कि क्या वो मिसाइल को कुछ टाइम के लिए हैक कर सकती है ताकि हम अपने प्लान को अंजाम दे सके, ताकि मिसाइल से ओस्लो बर्बाद न हो। सिग्रिड एक कमाल की हैकर थी, उसने मिसाइल को हैक कर लिया। नोरा जीप को तेजी से चलाकर ट्रोल के सामने से जीप लेकर निकलने लगती है तो ट्रोल अपने बच्चे के कंकाल को पहचान जाता है और जीप का पीछा करने लगता है, जो कि नोरा का प्लान था, ताकि ट्रोल को पैलेस से दूर उस खाली एरिया में ले जा सके जहां ट्रोल पर यूवी लाइट डालकर उसे खत्म किया जाए।
इधर क्रिस भी यूवी लाइट के साथ कंप्लीटली तैयार था। नोरा जीप तेज चला रही थी, इसलिए कंकाल जीप से लुढ़क कर गिर जाता है। ट्रोल उस कंकाल को उठाकर अपने हाथों में लेकर इमोशनल हो जाता है। तभी ट्रोल अपनी छवि पास के बिल्डिंग के शीशे में देखकर हैरान होने लगता है और इसी में कंकाल उसके हाथों से गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर ट्रोल दर्द में कराहने लगता है। नोरा को इस पॉइंट पर ट्रोल का दर्द महसूस होता है कि वो कितना अकेला है इस दुनिया में। तभी ट्रोल की नज़र नोरा और जीप पर पड़ती है। ट्रोल अब फिर से जीप का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो उस खाली एरिया तक आ जाता है जहां क्रिस यूवी लाइट पैनल के साथ तैयार था। क्रिस सभी आर्मी बटालियन को यूवी लाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है और जैसे जैसे यूवी लाइट ट्रोल पर पड़ रही थी, ट्रोल का शरीर टुकड़ों में बिखर रहा था। इधर ओस्लो ऑफिस में ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि सिगरेट ने मिसाइल हैक कर ली थी, इसलिए उसे स्टाफ से बाहर कर दिया जाता है और मिसाइल लॉन्च हो जाती है। पर रडार में ट्रोल के आसपास इंसान शो करने की वजह से मिसाइल को अबॉर्ट कर दिया जाता है। जब ट्रोल मर रहा था, उसे दर्द हो रहा था, वो चीख रहा था, तो नोरा को देखा नहीं गया। उसने यूवी लाइट का कंट्रोल स्विच बंद कर दिया और वो ट्रोल के सामने ठीक वैसे ही आती है जैसे उसके डैड आए और ट्रोल शांत हो गया था। नोरा ट्रोल से कहती है कि तुम वापस चले जाओ अपनी दुनिया में, पहाड़ों में, ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल की भी आंखें भर आई, लेकिन तब तक सुबह हो गई थी और जैसे ही सूरज की किरणें ट्रोल पर पड़ती हैं, वो जलकर खत्म हो जाता है और वहीं किसी चट्टान की तरह गिर पड़ता है और इस तरह से ट्रोल का खात्मा हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी लाइव सभी चीज़ें देख रही थी। फिर वो वहाँ आती हैं और नोरा एंड टीम के काम, प्लान और हौसले की तारीफ करती हैं। एंड्रियास भी पीएम के पास जाता है और कहता है कि वो एडवाइज़र पद से इस्तीफ़ा देना चाहता है क्योंकि वो राइटर बनना चाहता है। ट्रोल के चट्टान का नाम नोरा के डैड के नाम पर रखा जाता है, टोबायस स्ट्रॉक, एंड द मूवी एंड। आपको ट्रोल मूवी कैसी लगी? आपने ट्रोल 2 देखी कि नहीं? अगर नहीं तो उसे भी फिल्मी म्याऊं पर ही देखें और बताएं कि दोनों में से आपकी फेवरेट कौन है, ट्रोल या ट्रोल 2। थैंक यू।